बच्चों, तो मैं आज आपके लिए 9th क्लास का पेपर लाया हूँ जो अर्धवार्षिक परीक्षा का है। ठीक है, तो इसको हम सोल्व करते हैं आज। तो देखो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा तापमान का मात्रक क्या है। तो जो तापमान का मात्रक है वो हमारा है केल्विन। ठीक है बच्चों, अब देखो तापमान के साथ साथ जो और मात्रक पूछे जा सकते हैं वो है जैसे बल का। ठीक है बच्चों, तो जो बल है अपना, बल का मात्रक क्या होता है, तो बल का मात्रक होता है अपना न्यूटन। ठीक है बच्चों, तो बल का मात्रक है अपना न्यूटन। इसी प्रकार लंबाई है, तो लंबाई का मात्रक क्या होता है बच्चों, बताओ। तो देखो लंबाई का मात्रक होता है अपना मीटर। ठीक है, और मैं तुम्हें बता देता हूँ लंबाई के अलावा, तो दाब का मात्रक देख लेते हैं हम। ठीक है बच्चों, तो दाब का मात्रक क्या होगा, तो दाब का मात्रक होगा बच्चों पास्कल। ठीक है, और हम देख लेते हैं इसके अलावा तुम्हारे जो कोर्स में है वो सारे मात्रक हम देख लेते हैं बच्चों। तो समय जो है, समय का मात्रक क्या हो गया हमारा, समय का हो गया सेकंड। ठीक है, इसके साथ ही और हम देख लेते हैं बच्चों, जैसे तुम्हारे और मात्रक है शक्ति। ठीक है, तो शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों, शक्ति का मात्रक हो जाएगा वाट। ठीक है, इसके अलावा हम देख लेते हैं तुम्हारे और रह गया विद्युत धारा रह गया। ठीक है, तो हम विद्युत धारा देख लेते हैं बच्चों कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा। तो देखो विद्युत धारा का जो मात्रक है बच्चों वो हो गया, मैं बताता हूँ आपको, रुको। तो अगला है हमारा विद्युत धारा। तो विद्युत धारा जो है उसका मात्रक हो जाएगा अपना बच्चों एम्पियर। ठीक है, विद्युत धारा का मात्रक हो जाएगा अपना एम्पियर, जिसको अपन बड़े ए से लिखते हैं ना, एम्पियर। ठीक है, और अब आपके रहा बच्चों एक मात्रक और रह गया कार्य ऊर्जा का। तो दोनों का ही मात्रक एक होता है, या तो कार्य ले लीजिए या फिर आप ऊर्जा ले लीजिए। ठीक है, तो ऊर्जा लिया हमने तो दोनों का मात्रक क्या होगा बच्चों, दोनों का मात्रक होगा जूल। ठीक है, तो इसके आगे हम चलते हैं। तो बच्चों अगला जो क्वेश्चन है अपना वो है दूध से क्रीम पृथक करने की विधि है। तो दूध से जो क्रीम पृथक करने की विधि है वो है हमारी अपकेंद्रीय विधि। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर ब हो जाएगा। अब देखिए जो अपकेंद्रीय विधि है वो क्या होती है। ठीक है, तो मैं इसकी परिभाषा आपको बताता हूँ कि यदि किसी वस्तु को गोल घुमाया जाए तो उसमें क्या होगा, एक बल उत्पन्न होगा। ठीक है, कोई भी एक वस्तु है बच्चों, उस वस्तु को हम गोल घुमा रहे हैं तो गोल घुमाने पर क्या होगा, उसमें एक बल उत्पन्न होगा। ठीक है, जो क्या करेगा, उसके अंदर की चीज़ को बाहर की ओर फेंकेगा। ठीक है, ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, अपकेंद्रीय बल। मान लीजिए कोई वस्तु आपने बीच में रख दी और उसको चारों तरफ से हमने क्या किया, उसको गोल घुमाया। ठीक है, तो इसके अंदर का जो वस्तु उसको वो क्या करेगा, बाहर की ओर फेंकेगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, अपकेंद्रीय बल। समझ गए मेरी बात को। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम आगे। देखो इसमें और भी विधि है, वो भी उसके बारे में जानना हमको ज़रूरी है। जैसे आसवन है। ठीक है, तो आसन के बारे में आपको बताता हूँ कि आसन विधि जो है अपना, आसन विधि के बारे में देख लेते हैं बच्चों। तो देखो आसन विधि क्या होती है, इसकी परिभाषा मैं बताता हूँ। यदि किसी द्रव को गर्म करके वाष्प में बदलें और वाष्प को पुनः ठंडा करके द्रव में बदले तो उसको हम क्या कहेंगे, वाष्पीकरण कहेंगे। मान लो कोई द्रव है, ठीक है, उस द्रव को हमने क्या किया बच्चों, गर्म किया। ठीक है, तो किसी द्रव को गर्म करके हमने क्या किया, उसको वाष्प में बदल दिया। ठीक है, और उस वाष्प को, जो ये वाष्प हमारी बनी, उस वाष्प को हमने क्या किया, पुनः ठंडा किया, ठंडा करके वापस किस में बदल दिया, द्रव में बदल दिया। तो इस विधि को क्या कहेंगे हम, इस विधि को हम कहेंगे बच्चों आसवन। समझ गए मेरी बात को।
ठीक है, तो दोनों परिभाषा आपको समझने में आ गई होगी। अब देखो बच्चों, जो आसन विधि है उस आसन विधि की मैं आपको कुछ उदाहरण बता देता हूँ। जैसे उदाहरण जो है वो है हमारा पहला फर्स्ट, वो है हमारा इत्र बनाना। ठीक है, पहला कौन सा हो गया हमारा, इत्र बनाना। देखो इसके अलावा दूसरा हो गया हमारे पास, इसमें हो गया जो समुद्री जल है। कौन सा जल बच्चों, जो समुद्री जल है उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको हम साफ कर रहे हैं। ठीक है, तो समुद्री जल से क्या होगा, समुद्री जल से साफ पानी बनाना। ठीक है, ये हो गया हमारा आसवन। ठीक है, इसकी कुछ विधि हो गई। इसके अलावा भी जैसे मान लो तीसरी को बता रहा हूँ मैं आपको कि जो कच्चे तेल होते हैं अपने, ठीक है, कच्चे तेल में कौन से, जैसे मोम हो गया। ठीक है, मोम, और हो गया हमारा गैसोलीन। ठीक है, तो मोम हो गया, गैसोलीन हो गया, और जितने भी ईंधन तेल है, ठीक है, ईंधन तेल में कौन कौन से आ गए, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। ठीक है, इन सबको क्या, इन सबको का उत्पाद बनाना। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। अब देखो आसवन की ही सेम विधि प्रभाजी आसवन है, तो उसमें क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। तो देखो बच्चों, इसके बाद में जो है वो है हमारी प्रभाजी आसवन। ठीक है, प्रभाजी आसवन क्या होता है, एक औद्योगिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी मिश्रण के अवयव को उनके क्वथनांक के अंतर में जो कितना होता है वो होता है 25 के से। ठीक है, तो 25 केल्विन से कम हो उनको हम क्या करते हैं, उनको हम अलग करते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो होता क्या है मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि उदाहरण ले लीजिए, हमारा उदाहरण है मेथिल एल्कोहल। कौन सा उदाहरण हो गया बच्चों, हमारा उदाहरण हो गया मेथिल एल्कोहल। ठीक है, तो जो मेथिल एल्कोहल है, अच्छा बच्चों मेथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है ये भी हमें ध्यान रखना है। मेथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है बताओ, तो मेथिल एल्कोहल का सूत्र होता है बच्चों CH3OH। ठीक है, और जो मेथिल एल्कोहल है हमारा, उसको उससे क्या करेंगे हम, उससे हम मेथिल एल्कोहल से हम प्राप्त करेंगे एसीटोन। ठीक है, तो इससे हमने एसीटोन प्राप्त कर लिया। ठीक है बच्चों, तो मेथिल एल्कोहल से एसीटोन प्राप्त करना। इसके अलावा देखो क्या होता है, जितने भी तेल पदार्थ निकलते हैं, तेल पदार्थ कौन से, जैसे पेट्रोल हो गया, ठीक है, और इसके अलावा डीजल हो गया और केरोसिन हो गया। ठीक है, तो इन सबको क्या करते हैं हम प्रभाजी आसवन के द्वारा, जो प्रभाजी आसन है हमारा, प्रभाजी आसन के द्वारा हम इन सबको क्या करते हैं बच्चों, पृथक करते हैं। अब देखो ये हो गया, अब केंद्रीय हो गया, ये हो गया। ठीक है, हमारा एक तीसरा जो था वो यहाँ थोड़ा कट गया है, मैं बताता हूँ उसका नाम, उसके बारे में। तो आगे चलते हैं हम। तो देखो तीसरा जो है वो है हमारे पास बच्चों उदरूपातन। ठीक है, उदरूपातन। अब देखो उदरूपातन क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो बच्चों, उदरूपातन के लिए क्या है, देखो उदरपतन क्या होता है। ठीक है, जब भी कोई ठोस पदार्थ है, ठीक है, जब भी कोई ठोस पदार्थ है, ठीक है, अगर इस ठोस पदार्थ को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, और ये सीधा किस में बदल जाता है, जो ठोस पदार्थ है हमारा वो सीधा किस में बदल गया, वो सीधा हमारा गैस में बदल गया। ठीक है, तो जो ठोस पदार्थ सीधा गैस में बदल जाता है, ठीक है, ऐसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम, ऐसी प्रक्रिया उदरपातन कहलाती है। ठीक है, इसका और उदरपातन कैसी है, उदरपातन एक कैसी अभिक्रिया है, ये एक भौतिक प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है, तो ये भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है। इसके कुछ उदाहरण है बच्चों, जैसे कि है हमारा कपूर।
ठीक है। एक हो गया हमारा आयोडीन, ठीक है। और इसके अलावा अगर और भी आप देखना चाहो तो वो हो गया हमारा नेफ्थलीन। तो ये कुछ उदाहरण है इसके बच्चों। आगे चलते हैं हम। तो देखो बच्चों, अगला जो उदाहरण हमारा कोशिका का बिजली घर कहलाता है, ठीक है। तो कोशिका का बिजली घर क्या कहलाता है हमारा? वो कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब देखो इसमें और भी चीज़ें दी गई हैं, तो वो हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले जो केंद्रक के लिए उसका क्या है, तो केंद्रक क्या होता है बच्चों? वो होता है हमारा कोशिका का नियंत्रण, ठीक है। तो कोशिका का नियंत्रण क्या कहलाता है? केंद्रक कहलाता है। इसके बाद में है बच्चों हमारे पास लाइसोसोम, ठीक है। तो देखो लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम को हम बोलते हैं कोशिका की आत्मघाती थैली, ठीक है। इसके बाद एक और हो गया हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, कोशिका का बिजली घर, या फिर इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? शक्ति ग्रह भी कहते हैं ना, कोशिका का शक्ति ग्रह। अब देखो इसके बाद जो गोल्जिका है, तो गोल्जिका क्या होता है? गोल्जिका क्या होती है? कोशिका का स्त्रावी अंग, ठीक है। कोशिका का स्त्रावी अंग, ओके। आगे चलते हैं हम। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो देखो वेग परिवर्तन की दर जो है बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं ये देख लेते हैं हम आगे। तो वेग परिवर्तन की दर कहलाती है हमारी त्वरण, ठीक है। वेग परिवर्तन दर क्या कहलाती है बच्चों? वो कहलाती है हमारी त्वरण। अब देखो इसके बाद में और भी चीज़ें दी गई है इसमें, जैसे दी गई है एक तो चाल। तो चाल के लिए बताता हूँ मैं आपको। तो बच्चों मैं आपको चाल के लिए बता रहा था, तो देख लेते हैं हम चाल के लिए। तो देखो अ, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं हम? वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं, ठीक है बच्चों। ये तुम्हें बता पड़ गया। अब आगे चल लेते हैं हम। तो देखो आगे जो है वो है चाल के लिए। तो चाल किसे कहते हैं बच्चों? किसी भी वस्तु जो है उसकी कोई दिशा है, तो इकाई समय में जो चली गई दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। मैं यहाँ पर बस आपके लिए लिख देता हूँ। किसी वस्तु द्वारा किसी भी दिशा के इकाई समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं, ठीक है बच्चों। और जो चाल है उस चाल का हमारा सूत्र क्या होता है? चाल का सूत्र होता है हमारा दूरी बटे हुए समय, ठीक है। अब देखो इसके अलावा इसमें दिया हुआ है वेग, ठीक है। तो वेग देख लेते हैं, वेग क्या होता है बच्चों? तो देखो वेग के लिए बताता हूँ मैं आपको। वेग क्या होता है? तो वेग की परिभाषा क्या होगी बच्चों? किसी वस्तु के विस्थापन की दर या किसी खास दिशा में प्रति सेकंड
वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं हम? वेग कहते हैं। दूरी को वेग कहते हैं। ठीक है बच्चों, देखो वेग कैसी राशि है, तो मैं बताता हूँ वेग क्या है बच्चों। वेग एक सदिश राशि है। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि जो वेग है वो कैसी राशि है? एक सदिश राशि है। आगे चलते हैं हम और देखते हैं। तो देखो बच्चों, जो वेग के लिए जो सूत्र होता है वो क्या होता है? सूत्र होता है वेग बराबर विस्थापन बटे वे समय। ठीक है, आप देखो इसके बाद जो त्वरण आपका आ गया कि वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो जो त्वरण है वो क्या होता है बच्चों? किसी भी जो निश्चित अवधि होती है, ठीक है, तो उसमें यह संपन्न होती है वेग के साथ। ठीक है, अब देखो जो त्वरण है उसके लिए मैं बताता हूँ आपको मैं कि त्वरण भी बच्चों हमारी कैसी राशि है? एक सदिश राशि है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और त्वरण का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? तो वो सूत्र होता है बच्चों अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे वे समय। ठीक है, तो ये जो है ये त्वरण के लिए हम लिखते हैं अंतिम वेग बटे हुए प्रारंभिक वेग बटे हुए समय। अब इसके आगे देख लेते हैं। इसके आगे हमें दिया गया है विस्थापन। तो देखो विस्थापन क्या होता है बच्चों, ये मैं बताता हूँ आपको। तो विस्थापन, देखो विस्थापन क्या है? किसी निश्चित दिशा में कोई वस्तु है, ठीक है, तो उसमें कोई परिवर्तन हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? विस्थापन कहेंगे। ठीक है, परिभाषा लिख देता हूँ मैं आपके लिए फिर भी। किसी निश्चित दिशा में किसी निश्चित दिशा में किसी वस्तु की स्थिति में हुआ परिवर्तन क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। ठीक है, तो जो है विस्थापन के लिए अपनी ये परिभाषा होगी। आगे चलते हैं हम बच्चों, आगे देख लेते हैं। तो देखो इसके बाद जो है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ठोस पदार्थों के कणों के मध्य रिक्त स्थान द्रव की अपेक्षा कैसे होते हैं? तो द्रव की अपेक्षा क्या होते हैं? कम होते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों कम में क्या है मैं बताता हूँ आपको। इसमें स्थान के लिए पूछा है, तो हमारे पास जो स्थान है वो 3 तरह से होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैं आपको बताता हूँ। जिसमें पहला जो है हमारे पास वो है ठोस, ठीक है, दूसरा है द्रव और तीसरा है हमारे पास गैस। तो ठोस, द्रव और गैस तीनों के स्थान में अलग अलग आपको पता है कि ठोस के जो कण है वो पास पास होते हैं, द्रव के थोड़े दूर होते हैं और गैस के बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो तीनों के इस प्रकार से अलग अलग कण होते हैं। इसके बाद देखो 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। ठीक है, तो समांगी मिश्रण क्या कहलाता है बच्चों? 2 या 2 से अधिक पदार्थों का वो कहलाता है हमारा विलयन। ठीक है, अच्छा विलयन जो है वो किससे मिलके बनता है ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों विलयन बनता है हमारा विलायक प्लस विलय से। ठीक है, तो विलायक और विलय दोनों मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों? विलयन बनाते हैं। अब विलयन का मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। जैसे पहला उदाहरण हो गया हमारा
चीनी, ठीक है, शक्कर प्लस पानी। दूसरा उदाहरण हो गया हमारे पास जैसे नमक, ठीक है, और प्लस पानी। तो ये कुछ उदाहरण हो गया बच्चों। अब देखो जैसे विलायक हमारा, ठीक है, तो विलायक क्या हो गया यहाँ पर, विलायक वो होता है बच्चों जो अधिक मात्रा में हो, ठीक है, प्लस विलेय क्या होता है जो कि कम मात्रा में हो, ठीक है। तो अधिक मात्रा में क्या होगा हमारा, जैसे जल और पानी मिलाया हमने, ठीक है, मतलब पानी है चीनी या पानी नमक, तो हमारा जो पानी हो गया वो क्या हो गया बच्चों, पानी तो हो गया हमारा विलायक, ठीक है, और नमक ऐसा का कुछ भी ले लीजिए तो वो क्या हो गया हमारा विलेय, ठीक है। तो दोनों मिला के हमने विलयन बनाया। पानी जो है हमारा वो क्या हो गया विलायक, और नमक क्या हो गया हमारा विलेय, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये बनेगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, रक्त एक प्रकार का, रक्त एक प्रकार का कौन सा उत्तक है, तो रक्त बच्चों एक प्रकार का कैसा उत्तक है, यह है हमारा संयोजी उत्तक, ठीक है। रक्त एक प्रकार का संयोजी उत्तक होता है। अब देखो बच्चों रक्त जो वो किस किस से मिलके बनता है, तो सबसे पहले रक्त जो है हमारा वो बनता है WBC से, फिर हमारा आ गया इसमें RBC, फिर आ गया हमारा इसमें प्लेटलेट्स, है ना, प्लेटलेट्स, ठीक है, और फिर आ गया हमारा इसमें बच्चों प्लाज्मा। तो इस प्रकार से मिलके बनता है। WBC का फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों, वाइट ब्लड सेल, ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर वाइट ब्लड सेल, और RBC का की फुल फॉर्म क्या होती है, रेड ब्लड सेल, ठीक है, श्वेत रक्त कोशिकाएं और लाल रक्त कोशिकाएं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना उदरपातन कैसे कहते हैं, दो उदरपाती पदार्थों के नाम लिखो। तो ये पहले आ चुका बच्चों, ये क्वेश्चन मैं पहले करा चुका आपको उदरपातन के लिए, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम। गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों हो जाता है, तो गर्मी में जब पानी भरते हैं तो हमने देखा है कि जो पानी है उसका वो ठंडा रहता है। तो इसका मेन रीज़न क्या है बच्चों, इसका मेन रीज़न है वाष्पीकरण, ठीक है। जब भी आपको दिखता है जल ठंडा तो उसका कारण क्या है बच्चों, उसका कारण है वाष्पीकरण, ठीक है। तो आपको देख सकते हो कि वाष्पीकरण क्या है, तो वाष्पीकरण क्या है बच्चों, मैं भी लिख देता हूँ यहाँ पर, ध्यान रखना इसको। वाष्पीकरण एक प्रक्रिया है, ठीक है, जिससे क्या होता है जो घड़े के अंदर की जो ऊष्मा है, घड़े के अंदर की पानी की ऊष्मा क्या करता है, ऊष्मा ग्रहण करता है, मतलब ऊष्मा ले जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये है। चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अपना 11वां, ठीक है, पौधों में एपिडर्मिस की क्या भूमिका है। तो देखो पौधे जो है उसकी बाहरी जो परत होती है उसको अपन एपिडर्मिस कहते हैं बच्चों, पहली चीज़ तो ये, ठीक है। तो ये क्या क्या कार्य करती है, सबसे पहला कार्य करती है ये, मैं लिख देता हूँ आपको यहाँ पर। तो पहला है करती है बाहरी वातावरण से सुरक्षा, ठीक है। तो पहली बात तो ये होगी हमारी जो बाहरी वातावरण से हमारी क्या करती है, सुरक्षा करती है। दूसरा क्या करती है बच्चों, ये गैस विनिमय को, गैस विनिमय को नियंत्रित, ठीक है। तो जो गैसों का आदान प्रदान है उसको क्या करती है, नियंत्रित करती है। जो O2 CO2 हमारी आती जाती है, ठीक है, ऑक्सीजन का और CO2 का जो विनिमय होता है उसको ये क्या करती है बच्चों, नियंत्रित करती है, ठीक है।
इसके बाद तीसरा देख लेते हैं। तो तीसरा जो है मुख्य भूमिका किसमें निभाती है, ये निभाती है बच्चों अपनी वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में। ठीक है, तो जो बाहरी परत है उसके द्वारा क्या किया जाता है, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो वाष्पोत्सर्जन जो प्रक्रिया है बच्चों, उसका भी मुख्य रूप से एपिडर्मिस का कार्य है। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अपना ये वाला। ठीक है, 12वां, निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करिए। तो सेल्सियस इकाई को हमें परिवर्तित करना है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर दिया गया है 350 केल्विन। ठीक है, तो जब भी हम किसी भी तापमान को अगर सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करते हैं तो हमको क्या करना है बच्चों, 273 से उसको घटाना है। हमेशा ध्यान रखें, 273 से उसको घटाना है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 77 डिग्री सेल्सियस। दूसरा हमको दिया गया है 573 केल्विन। तो वही हम 573 केल्विन में से 273 केल्विन को घटा देंगे। तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पर 300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो दोनों के आंसर इस प्रकार से हमारे आ जाएंगे। इसके बाद देखो हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथक्करण की सामान्य विधियों के नाम लिखिए। तो उसमें पहला है समुद्री जल से नमक। तो समुद्री जल से नमक जो है बच्चों किसके द्वारा बनता है, वो बनता है हमारा वाष्पीकरण के द्वारा। समझ गए बात को। इसके बाद नंबर 2 लिख लेते हैं, नमक से कपूर, नमक व कपूर, नमक से कपूर नहीं, नमक व कपूर। तो नमक व कपूर जो है इनको हम किससे निकालते हैं बच्चों, तो ये है हमारी उदरोत्पादन की विधि। ये मैंने आपको पहले बताया शुरू में उदरोत्पादन के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हम। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 14 है। ठीक है, तो ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन फिर भी मैं इसके लिए बताता हूँ कि इसमें जो 14 क्वेश्चन था वो क्या था बच्चों। यहाँ पर ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो उसको आप ज़रूर देख लेना। ठीक है, मैं स्पेशली 9th क्लास के लिए वीडियो बनाया मैंने, तो ज़रूर देखें। देखो बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो था लाइसोसोम के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन है लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। ठीक है, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो देखो जो लाइसोसोम होता है बच्चों, वो क्या करता है, जब भी कोई कोशिका होती है, ठीक है, तो वो कोशिका अगर मान लो मृत हो गई, ठीक है, या फिर वो फट गई अंदर ही, तो क्या करेगा, जो लाइसोसोम है ये क्या करेगा, उनका पाचन कर लेगा। ठीक है, तो अपनी ही कोशिका को ये क्या करता है, पचा लेता है लाइसोसोम। ये ध्यान रखने की चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वीडियो बंद करता हूँ बच्चों, सब्सक्राइब जरूर कर लेना और जुड़े रहना। ओके, बाय।